आज की कहानी है नियति का खेल। अरे बेटा हितेश, तुम दिल्ली से कब आए? प्रणाम आंटी जी, कल ही आया हूँ, कहकर दिनेश अपने दोस्त की माताजी के चरण छूने लगा। आशीर्वाद देते हुए माताजी इधर उधर देखने लगी। दरवाजे पर भी देखा मगर कोई नहीं था। हितेश बोला, आंटी जी रोहित को ढूंढ रही हैं। दरअसल वह बहुत ज़्यादा काम था तो इस कारण नहीं आ पाया। अगली बार तो उसे अपने साथ लेकर ही आऊँगा। बेटे के आने की उम्मीद में अम्मा जी की आंखों में जो चमक आई थी एकदम से गायब हो गई। उनकी आंखों में आंसू भर आए। थोड़ी देर में रोहित के बाबूजी भी आ गए और तब तक माँ का आंचल आंसुओं से भीग चुका था। बाबूजी बोले, अरे भाग्यवान, क्यों परेशान होती हो? अब यही हमारी किस्मत है। जितनी जल्दी हम इसे स्वीकार करें उतना ही अच्छा है। अम्मा के सामने रोहित के बचपन की यादें ताज़ा हो गई। कितनी मन्नतों से मांगा था रोहित को। उन्होंने भगवान से कभी चोट रोहित को लगती तो दर्द अम्मा को होता था। अपनी आंखों से ओझल भी नहीं होने देती थी अम्मा अपने बेटे को। आज उसी बेटे को अम्मा बाबूजी अपने स्टेटस के नहीं लगते। रोहित, ऐसी तरक्की का तुम क्या करोगे जो तुम अपने माँ बाप और पिताजी का सहारा उनके बुढ़ापे में न बन सको? तुम केवल अपनी कमाई और पैसों के बारे में जानते हो। कभी यह भी सोचा है कि तुम्हारी अम्मा और बाबूजी किस हालत में रह रहे हैं? हितेश ने रोहित को समझाना चाहा। हितेश, तुम मेरे दोस्त हो तो केवल दोस्ती तक ही सीमित रहो। मेरे पारिवारिक मामलों में दखल देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जैसी चाहूँ इसे जी सकता हूँ। अब मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है, अपने माँ बाप के साथ कैसे रहना है, यह तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। यह दिन भर में इसने मरी जाते हैं। अगर उन्हें छोड़कर मैं एक दिन भी चला जाऊं तो मेरा हज़ारों रुपए का नुकसान हो जाएगा। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैं अपना कैरियर छोड़कर गांव में नहीं रह सकता। और गांव में रखा ही क्या है, अम्मा बाबूजी को यहाँ रहने को कहता हूँ तो वह जिद पर अड़े हैं कि गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। और रही पैसों की बात, तो मैं यहाँ पर कमाता ही कितना हूँ। मैं तो हर महीने उन्हें पैसे भेज दूँ। मेरा अपना भी परिवार है, उनके भी खर्चे हैं। लेकिन अम्मा बाबूजी जो चाहते हैं हर महीने मैं पैसे भेजता रहूँ। रोहित, तू डॉक्टर है और इतना पैसा कमाता है कि थोड़ा सा अम्मा बाबूजी के पास तो भेज ही सकता है ना। तू उन्हें अपना समय देता है और ना ही पैसा। उनका भी तुझसे मिलने का मन करता होगा। 1 साल हो गया वह अपनी अम्मा बाबूजी से नहीं मिला। वह भी अपने बेटे के और पोते से मिलने को तरस जाते होंगे। हितेश यह सब बातें बोलता जा रहा था, लेकिन रोहित को इन बातों को सुनने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। रोहित अपने अम्मा और बाबूजी का इकलौता बेटा था। हर काम को लगन से करता था और बाबूजी को पूरा विश्वास था कि उनका बेटा बड़ा होकर उनकी सेवा करेगा और उनके काम को संभालेगा। जब रोहित थोड़ा बड़ा हुआ तो उनकी एक भैंस बीमार हो गई और बाबूजी उसे जानवरों के डॉक्टर को बुलाकर लाने को कहा। डॉक्टर जब आया तो उसने इलाज करने के लिए बहुत पैसे बाबूजी से लिए। रोहित ने देखा कि गांव के आने जाने वाले लोग उन्हें नमस्कार कर रहे थे। रोहित ने सोचा कि अगर गाय के भैंसों के डॉक्टर को इतनी इज्जत मिलती है तो क्यों ना वह इंसानों का डॉक्टर बने। और उसी से उसने ठान लिया कि अब उसे डॉक्टरी ही करनी है और उसने प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। अम्मा नहीं चाहती थी रोहित डॉक्टर बने, क्योंकि वह जानती थी डॉक्टरी करके रोहित शहर चला जाएगा और उनसे दूर हो जाएगा। लेकिन रोहित जिद पर अड़ा और उसने बाबूजी को यह कहकर मना लिया कि वह डॉक्टर बनकर गांव वालों की सेवा करेगा। रोहित का सिलेक्शन हो गया और वह पढ़ने के लिए शहर चला गया। लेकिन अम्मा चिंता में डूब गई और कहने लगी, अब अपना काम और ज़मीन कौन संभालेगा? तो बाबूजी बोले कि उसके लिए मैं हूँ। तू बस यही दुआ कर कि वह एक बहुत बड़ा सफल डॉक्टर बने। डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाबूजी के पास इतना पैसा नहीं था तो उन्होंने अपनी दुकान गिरवी रख दी। पैसों का इंतज़ाम किया
और हर महीने उसे पैसे भेजने लगे। अम्मा जी दुकान गिरवी रखने के हक में नहीं थी, क्योंकि वह जानती थी कि वो दोबारा उसे छुड़ा नहीं पाएंगे। लेकिन रोहित ने कहा कि वह डॉक्टर बनकर इतना पैसा कमाएगा कि उससे अम्मा और बाबूजी राज करेंगे। कुछ सालों के बाद रोहित की डॉक्टरी पूरी हो गई और उसे एक बहुत अच्छे अस्पताल में नौकरी लग गई। बाबूजी चाहते थे कि उनके बेटे की शादी उनके गांव की ही किसी लड़की से हो, लेकिन रोहित ने साफ साफ कह दिया उन्हें एक लड़की ढूंढ ली है जो कि उनके साथ ही काम करती है और डॉक्टर है। रोहित की शादी प्रिया से हो गई। प्रिया भी उसी तरह गांव से नफरत करती थी और प्रिया नहीं चाहती थी कि अम्मा बाबूजी आकर उनके साथ रहें। अम्मा बाबूजी यह बात जानते थे, इसलिए वे रोहित के घर नहीं आते थे गिरवी ज़मीन को छुड़ाने के लिए। जब बाबूजी ने रोहित से पैसे मांगे तो रोहित ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि अब उसके पास कोई नौकरी ढूंढ लो और दुकान को भूल जाओ। कितनी मेहनत से खड़ी की थी यह दुकान, अगर यह दुकान ना होती तो तुम तो ना पढ़ पाते, ना ही डॉक्टर बन पाते। लेकिन रोहित को इन सब बातों से कोई मतलब ना था। वह अपनी शहर की ज़िंदगी में मस्त था। रोहित की पत्नी प्रिया भी एक डॉक्टर थी। जब उसका बेटा हुआ तो वह 6 महीने बाद ही अपने बेटे को कृषि में छोड़कर नौकरी करने लगी। अम्मा जी चाहती थी कि वह अपने पोते को अपने हाथों से पाल पोस कर बड़ा करे, लेकिन प्रिया ने तो ठान रखा था कि वह अपना बेटा गंवार लोगों के हाथ में नहीं देगी। इसलिए अम्मा बाबूजी जब भी शहर आने का नाम लेते तो वह कोई ना कोई बहाना ही बना देती थी। गांव में अम्मा याद करने लगी कि रोहित का बेटा धीरज अब कुछ बड़ा हो गया होगा, अब चलने लगा होगा। कितने महीने हो गए हमने पोते की शक्ल भी नहीं देखी है। बाबूजी कहने लगे, हमने सोचा था कि रोहित यही गांव में डॉक्टरी करेगा और हमारे साथ ही रहेगा और हमारे आंगन में ही रोहित के बेटे की किलकारियां गूंज आ जाएंगी। घर का आंगन सुनसान पड़ा है। अगर रोहित यहाँ होता तो पूरा घर खुशियों से भर जाता। दुकान तो रोहित ने रहने नहीं दी और इन हाथों में भी इतनी ताकत नहीं कि नौकरी कर लूं। अम्मा बाबूजी की तबीयत अब ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। रोहित को जब हितेश ने अम्मा बाबूजी की हालत के बारे में बताया तो वह कुछ पैसे उन्हें भेजने लगा, क्योंकि प्रिया माँ बाबूजी को अपने साथ रखने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन वह पैसे उनके लिए काफ़ी नहीं थे। डॉक्टर बेटे का माँ बाप अब गरीबी की हालत में रहने पर मजबूर हो गए। उनकी हालत बिगड़ती देख रिश्तेदारों के डर से रोहित उन्हें शहर तो ले आया, लेकिन प्रिया ने उन्हें अपने घर में आने से साफ इनकार कर दिया और रोहित से बोल दिया कि वह उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आए। देखते ही देखते अम्मा बाबूजी की ज़िंदगी पूरी तरह से उजड़ गई। सोचने लगे यह कैसी विडंबना है कि डॉक्टर बेटे के माँ बाप वृद्धाश्रम में रहने को मजबूर हैं। रोहित का बेटा धीरज भी अब बड़ा हो चुका था और उसे भी उन्होंने बड़ा डॉक्टर बनने का सोचा था। उसे डॉक्टरी करने के लिए उन्होंने विदेश भेज दिया। रोहित ने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर और कुछ कर्ज लेकर अपने बेटे धीरज के लिए एक बहुत बड़ा अस्पताल खोला। जब धीरज विदेश से पढ़कर लौटा तो उन्होंने उसे एक सरप्राइज़ के तौर पर उनका अस्पताल दिखाया, लेकिन धीरज ने साफ साफ कह दिया कि वह भारत में रहने के लिए तैयार नहीं है, वह विदेश में ही सेटल होना चाहता है। रोहित और प्रिया दोनों जैसे सुन हो गए। धीरज, यह तुम क्या कह रहे हो? प्रिया बोलने लगी, हमने तो सोचा था हमारा बेटा बड़ा होकर हमारा नाम रोशन करेगा, अस्पताल को आगे बढ़ाएगा, लेकिन तुमने हमें एक ही पल में पराया कर दिया। बेटा, हमारे देश में क्या बुराई है? यहाँ सब कुछ तो है, सभी तरह की आधुनिक सुविधाएं हैं। लेकिन माँ, मैं विदेश की ही एक लड़की से प्यार करता हूँ और उससे ही शादी करने का फैसला लिया है। अब मेरे फैसले को कोई नहीं बदल सकता। मैं यहाँ नहीं रहूँगा तो मतलब नहीं रहूँगा। मेरी कल की फ़्लाइट बुक है और मुझे कल ही निकलना होगा।
धीरज ने अपनी बात स्पष्ट तौर पर कह दी। रोहित और प्रिया दोनों को जैसे काटो तो खून नहीं, उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। धीरज, धीरज, तुम्हें सेटल करने के लिए हमने इतना बड़ा कर्ज उठाया है, अपनी ज़िंदगी भर की कमाई हमने दांव पर लगा दी और अब तुम ही हमें छोड़कर जा रहे हो। क्या कमी थी हमारी परवरिश में जो तुमने हमें यह दिन दिखाया। प्रिया के हाथ पैर सुन्न हो गए और बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती मेरे बेटे। धीरज बोला, अब आप शुरू में तो मेरे बिना रह रही हैं ना, मुझे तो आपने क्रश में डाल दिया था। जिस समय मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय तो आप अपने काम में व्यस्त थी, ना तो मेरे लिए पिताजी के पास समय था ना ही आपके पास, और दादा दादी ने आपने कभी मुझसे मिलने नहीं दिया। अगर मेरे बिना आप दोनों का मन नहीं लगता तो आप भी वृद्धाश्रम जा सकते हैं, और वैसे भी दादा दादी भी तो वृद्धाश्रम में ही रह रहे हैं, तो आप क्यों नहीं। यह सुनकर प्रिया के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसके सामने अम्मा और बाबूजी की तस्वीर आ गई। उन्हें लगा जैसे धीरज के रूप में उन्होंने अपने ही कर्म उनके सामने आ गए। प्रिया गहरी सोच में डूब गई, इसके आगे और कुछ न बोल पाई और अपने कर्मों में कमरे में चली गई। रोहित भी आज ऐसा ही महसूस कर रहा था जैसे उस पर किसी ने घोड़ों पानी डाल दिया है। आज उसे अपना दोस्त हितेश याद आ रहा था, जो हर पल उसे उसके कर्तव्य याद दिलाता रहता, परंतु उसने दोस्त भी कभी नहीं सुनी। थोड़ा संभलने के बाद रोहित और प्रिया ने फैसला लिया कि वह वृद्धाश्रम जाएंगे। अगले दिन जब वो वृद्धाश्रम पहुँचे तो उन्होंने सामने देखकर अम्मा और बाबूजी की आंखों में चमक आ गई। अम्मा तो यही देखकर खुश थी कि उससे मिलने आज उसकी बहू आई है। अम्मा बाबूजी का यह व्यवहार देख प्रिया और शर्म से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। वह सोच रही थी, हमने अम्मा बाबूजी के साथ कितना बुरा किया और अम्मा बाबूजी आज भी हमारे साथ उतने ही प्यार से बात कर रहे हैं। प्रिया सोचने लगी कि माफ़ी मांगो भी तो किस मुँह से। प्रिया और रोहित अम्मा बाबूजी के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दो अम्मा बाबूजी, हमने अपने गुनाहगार हैं। आज तक उसने अम्मा बाबूजी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज जब वह खुद उसी स्थिति में खड़ी है जिस स्थिति में उन्होंने अम्मा बाबूजी को लाकर खड़ा कर दिया था, वह उनके दर्द को समझ पा रही थी। अम्मा बाबूजी की जर्जर हालत देखकर प्रिया और रोहित अपने ही आप को कसूरवार मान रहे थे। बाबूजी, आप और अम्मा अब हमारे ही साथ रहेंगे। बहुत सह लिया आपने इस उम्र में, और मैं अब और नहीं। रोहित और प्रिया अम्मा बाबूजी को अपने घर ले आए। घर आकर देखा तो सामने धीरज खड़ा था। प्रिया और रोहित के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हैरान होते हुए प्रिया ने पूछा, पर बेटी तेरी तो आज की फ़्लाइट थी। मम्मी पापा, मैंने आपसे झूठ बोला था, मेरी कोई फ़्लाइट नहीं और मैं अपने ही देश में रहना चाहता हूँ। मैं यहीं अपने साथ जीना चाहता हूँ। मैं जानता था कि आप दोनों दादा दादी को वृद्धाश्रम में छोड़कर आए हो। हितेश अंकल ने आपको वृद्धाश्रम में बात करते सुना था। जब आपसे हितेश अंकल की बात नहीं मानी तो उन्होंने आकर मुझसे बात की। जब मुझे पता चला कि मेरे दादा दादी वृद्धाश्रम में रहते हैं तो मेरा मन दर्द से भर उठा। मैं बचपन से ही प्यार और तरसता रहा और दादा दादी अपने बच्चों के पास रहने को। मैं जानता था कि आप दोनों मेरे समझने से नहीं समझेंगे, इसलिए मैंने यह नाटक किया ताकि आप समझ सकें कि माँ बाप का बच्चों के बिना क्या हाल होता है। मम्मी पापा, मैं बरसों से अपने दादा दादी का प्यार पाने को तरसता रहा। मेरी बरसों पुरानी इच्छा अब पूरी हो जा रही है। मैं अब मम्मी पापा और दादा दादी के साथ मिलकर प्यार से रहना चाहता हूँ। पोते की बात सुनकर अम्मा फूली ना समा रही थे। प्रिया और रोहित के चेहरे पर भी आज गर्व भरी मुस्कान थी। आज धीरज को अपने दादा दादी का प्यार मिला और अम्मा बाबूजी को अपना परिवार, जिसके साथ वह हमेशा रहने का सपना देखते थे। माँ बाप हजारों तकलीफ़ें सहन करके अपने बच्चों को बड़ा करते हैं और ताम उम्र अपने बच्चों को दिल से लगाकर उनकी हर मुसीबत को
लेते हैं, यहाँ तक कि अपने सपनों और खुशियों को भी कुर्बान कर देते हैं और बच्चों की खुशी के लिए जीते हैं। माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा बड़ा होकर अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, सब खूब पैसा कमाए और एक दिन बड़ा आदमी बनकर उनके बुढ़ापे की लाठी बने। लेकिन वही बच्चे बुढ़ापे में अपने माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। लेकिन सच तो यह है कि माँ बाप का परिवार अपने बेटे बहू और उनके बच्चों के साथ मिलकर बनता है। केवल पैसों की कमी पूरी कर देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अपने माँ बाप के साथ हमेशा रहो, यही चीज़ उन्हें खुशी देती है, जो उनके चेहरे की चमक बनकर दिखाई देती है। दोस्तों, नियति का खेल यह इमोशनल कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।